हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे ही हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ और हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, उसके 2 पार्ट में रिवीजन होगा। वैसे ही अब तक हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ाई की है, तो उसमें भी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आज है वेडनेसडे, बुधवार। तो आज हमारा साइकोलॉजी का डे है। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका भी रिवीजन कर रहे हैं। तो आई होप एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, इसे डबल या 3 बार रिवीजन में नहीं लेकर एक ही बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मनोविज्ञान किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का भाग माना गया, जिसका उल्लेख अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा से प्राप्त होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अरस्तु को जाता है, अतः अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को और जननी दर्शन शास्त्र को माना गया। कोलसनिक एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानते थे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या लैटिन भाषा में से मानी जाती है। साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगस यानी विज्ञान। तो साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, जो 15वीं से 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा। इसे अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, रेबिनी और सुकरात ने आत्मा का विज्ञान कहा। फिर 16वीं से 17वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, जो जॉन लॉक, हॉब्स, पेस्ट्रोलॉजी, बर्कले, पेम्पोलॉजी ने कहा। उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 18वीं से 19वीं शताब्दी तक कहा गया, जो विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली, टिचनर, चैडविक और वाइस ने कहा। जब चेतना का विज्ञान अर्थ प्रचलन से बाहर हुआ, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ और वर्तमान तक प्रचलन में है, जो वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, पावलोव, थॉर्नडाइक, क्लार्क हल और E.R. गुथ्री ने कहा, यानी एडविन रे गुथ्री। वर्तमान समय में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, अतः मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार ही अपने व्यवहार का संचालन करता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को बुरा बताते हुए पृष्ठ 16 पर लिखा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना का विज्ञान मानते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई, जिसे वर्तमान में कॉर्नविल्स व पहले उर्जबर्ग विद्यालय के नाम से जाना जाता था। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है, लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया, अतः बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना गया। बिने फ्रांस के निवासी थे, अतः बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेंच भाषा में किया था। बिने बुद्धि परीक्षण को फ्रेंच भाषा से हिंदी में SS मोहसिन ने, पंजाबी व उर्दू में CH राइस ने, अंग्रेजी में
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गोडार्ड द्वारा अनुवादित किया गया। विलियम वुंड को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है। संरचनावाद से आशय: बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में उत्पन्न विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होना ही संरचनावाद है। अंतर्दर्शन से आशय: बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का स्वनिरीक्षण या स्व अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। विलियम वुंड ने अंतर्दर्शन विधि को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, अतः इसे अंतर्दर्शन विधि का जनक माना गया। अंतर्दर्शन विधि मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली सबसे प्राचीनतम विधि मानी जाती है। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं: एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा और इतिहास बहुत छोटा है। अतीत 400 ईसा पूर्व से और इतिहास 16वीं शताब्दी से। बोरिंग महोदय के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना का त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाया है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण यानी कार्य करने का तरीका और व्यवहार यानी कार्य का यथार्थ विज्ञान है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की श्रेष्ठ परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। मनोविज्ञान की प्रकृति: मनोविज्ञान एक विधायक या सकारात्मक या वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। इसका प्रमुख अध्ययन बिंदु मानव व्यवहार माना जाता है। इसके नियम एवं सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। यह हमारे सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव को मनोसामाजिक प्राणी मानता है। यह हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करता है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक यानी सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन। भावात्मक रोना, भय, खुशी, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या आदि। क्रियात्मक चलना फिरना, खेलना कूदना, दौड़ना सोना आदि का अध्ययन करता है। शिक्षा एजुकेशन: मानव व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है या बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि मानव में अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अतः जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आंतरिक, ड्यूको यानी बाहर प्रकट करना। तो एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों या विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा की परिभाषाएं: हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा बालक बालिकाओं की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया है। सुकरात के अनुसार मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करे। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण विकास है। रूसो के अनुसार प्रत्येक बालक की प्राकृतिक शक्तियों, योग्यताओं व क्षमताओं का स्वतः एवं स्वाभाविक विकास का नाम ही शिक्षा है।
अरस्तु के अनुसार शिक्षा से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती हैं, या शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है। अतः रूसो ने लिखा कि बालक जो कुछ भी सीखता है प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है, अतः प्रकृति ही उसे दंड एवं पुरस्कार प्रदान करती है। रूसो ने प्रकृतिवाद के तहत इमाइल नामक पुस्तक में सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का विचार दिया। बाल केंद्रित शिक्षा से आशय वह प्रक्रिया जिसका संचालन बालक बालिकाओं की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचि, अभिवृत्ति एवं बुद्धि को ध्यान में रखकर किया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा के तहत बालक बालिकाओं को एक पुस्तक के समान माना एवं लिखा कि बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी अध्यापकों को उसका अध्ययन करना चाहिए या इसका आद्योपांत यानी आदि से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे बड़ी देन बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का श्रेय रूसो को जाता है। 1890 में विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं के आत्मसंप्रत्यय का विकास किया। 1898 में थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की रचना की तथा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एनिमल इंटेलिजेंसी एक रिसर्च पत्रिका थी। उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। उद्दीपक से आशय वह तत्व जो प्राणी में कार्य करने की उत्तेजना उत्पन्न करे उद्दीपक कहलाता है। 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाता है। स्किनर की दूसरी परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर ने तीसरी परिभाषा दी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से है। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वैज्ञानिकरण है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। प्रोफेसर ट्रो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। पील महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। कोलसनी के अनुसार मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। थॉर्नडाइक या स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसका प्रमुख अध्ययन बिंदु परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना माना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य बाल विकास या बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास माना जाता है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा है।
यह मनोविज्ञान की सकारात्मक व्यावहारिक शाखा है। यह हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संपूर्ण शैक्षणिक या शैक्षिक प्रक्रिया से माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्र बताए। लिंडग्रेन ने 5 या 3 क्षेत्र बताए हैं, जो है शिक्षक व शिक्षार्थी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सीखने की परिस्थितियाँ, मापन मूल्यांकन और समायोजन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। गैरिसन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र बताए। बाल विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विकास का मूल्यांकन और बालक को निर्देशन। अमेरिकन विज्ञान परिषद ने शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र बताए। बाल विकास, व्यक्तित्व समायोजन, मापन मूल्यांकन, अधिगम या सीखना, प्रमुख अध्ययन विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व या उपयोगिता, स्वयं को जानने एवं समझने में सहायक, बालक बालिकाओं को समझने में सहायक, बालकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जानने में सहायक, कक्षा कक्ष की वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायक, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में सहायक, विद्यालय की समस्त समय सारणी का निर्माण करने में सहायक, विद्यालय के संस्थागत नियोजन में सहायक, नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक, नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक, नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण एवं चयन करने में सहायक, संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने में सहायक। बाल विकास, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, बाल विकास कहलाती है। बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल विकास के संबंध में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा कि बालक बालिकाओं को बाल्यावस्था में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों का प्रभाव उसकी बाद की व्यावसायिक कुशलताओं पर पड़ता है। 18वीं सदी में जॉन लॉक एवं हॉब्स ने बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया और जॉन लॉक द्वारा टेबुला रासा नामक संप्रत्यय दिया गया। टेबुला रासा का शाब्दिक अर्थ कोरा कागज, कोरी स्लेट या मोम के समान होता है। अतः जॉन लॉक के अनुसार बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है, जिस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय बर्क महोदय को जाता है। अतः बर्क महोदय ने लिखा कि बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। 1628 में एमोस कोमेनियस द्वारा स्कूल इन्फेंसी नामक संस्था अर्थात बालवाड़ी नामक संस्था की स्थापना की गई। बाल विकास हेतु 1658 में एमोस कोमेनियस द्वारा विश्व की प्रथम चित्रित पुस्तक ऑर्बिस पिक्टस की रचना की गई। 1774 में पेस्ट्रोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की अभिवृत्ति को समझने का प्रयास किया। पेस्ट्रोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अतः पेस्ट्रोलॉजी को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक माना जाता है। 1787 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक टाइडमैन ने समस्यात्मक बालक बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए जीवन इतिहास विधि का निर्माण किया। 1869 में टेने नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास के तहत एन इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। 1881 में प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना की। बाल विकास के क्षेत्र में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने, जो अमेरिका के विद्वान थे, स्टैनले हॉल ने अमेरिका में द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की।
तथा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अतः स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम समस्यात्मक बालक बालिकाओं के सुधार हेतु प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई। विश्व के प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना 1909 में मैडम हिली द्वारा की गई। ब्रिटेन ने बालक बालिकाओं के विकास हेतु विलियम जेम्स ने द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था की स्थापना की। बाल विकास के संबंध में गैसेल ने एन इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा द गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों की रचना की। बाल विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड और द कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ड नामक पुस्तकों की रचना की। भारत में बाल विकास की शुरुआत करने में ताराबाई मोडेक व घिजूभाई बदेका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाल विकास विभाग की स्थापना 1930 में एस.एन. सेन गुप्ता के निर्देशन में हुई। बाल विकास पर वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, अतः दोनों तत्वों से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी विकास संभव नहीं हो सकता। अतः वंशक्रम व वातावरण को बाल विकास का आधार माना जाता है। बाल विकास के आधार वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम से आशय पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है, या पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिससे संतानोत्पत्ति का निर्धारण होता हो वंशक्रम कहलाता है। वंशक्रम की प्रक्रिया। माता और पिता दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु में निषेचन की क्रिया के दौरान 23 गुणसूत्र उत्पन्न होने वाले संतान को प्राप्त होते हैं, जिससे मिलकर एक संयुक्त कोशिका का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में 22 जो गुणसूत्र हैं वो समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जिससे शरीर का निर्माण होता है, और एक गुणसूत्र जो विषमजात गुणसूत्र कहलाते हैं, लैंगिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, इससे लिंग का निर्धारण होता है। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान 14 दिन तक जाइगोट या बीजावस्था 14 दिन तक होती है। बीजावस्था में एक कोशिका बनती है। बीजावस्था में कोशिका को योक या योकम से पोषण मिलता है। लिंग निर्धारण। माता से XX गुणसूत्र मिलते हैं और पिता से XY या XX गुणसूत्र प्राप्त होता है, जिससे XX गुणसूत्र पिता से प्राप्त होने पर लड़की और XY गुणसूत्र प्राप्त होने पर लड़के का जन्म होता है। संतानों में लिंग निर्धारण में पितृपक्ष अर्थात Y गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वंशक्रम की प्रमुख परिभाषाएं। वुडवर्थ के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 माह पूर्व माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। पीटरसन के अनुसार माता पिता के माध्यम से दादा दादी, नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों एवं संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। B.N. झा के अनुसार बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग ही वंशक्रम कहलाता है। जिन्सबर्ट या जिन्सबर्ग के अनुसार माता पिता की जैविक की विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। प्रमुख गुणसूत्रीय विकार। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जैकोब सिंड्रोम, 5p डिलीशन सिंड्रोम, कॉर्पल सिंड्रोम और टिमोथी सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह महिलाओं के X गुणसूत्र से संबंधित विकार है, जिसमें X गुणसूत्र की संख्या कम होती है, अर्थात 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र होते हैं तथा इनकी वजह से महिलाओं में पुरुषों के लक्षण प्रकट होते हैं।
इसकी खोज हेनरी टर्नर द्वारा की गई। इससे बांझपन के लक्षण प्रकट होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह पुरुषों में एक्स गुणसूत्र से संबंधित विकार है जिसमें एक्स गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है, अर्थात 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इसकी वजह से पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी खोज हेनरी क्लाइनफेल्टर द्वारा की गई। इसमें नपुंसकता के लक्षण प्रकट होते हैं। डाउन सिंड्रोम, यह माता के 21वें एक्स गुणसूत्र से संबंधित विकार है जिसमें माता का 21वां एक्स गुणसूत्र अपने साथी गुणसूत्र से अलग नहीं हो पाता। इसके कारण बालक बालिकाओं में मानसिक पिछड़ापन एवं मंगोलिज्म के लक्षण प्रकट होते हैं तथा शारीरिक व बौद्धिक विकास देरी से होता है। इसकी खोज जॉन लैंगडन डाउन द्वारा की गई। प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। जैकब सिंड्रोम, यह पुरुषों में वाई गुणसूत्र से संबंधित विकार है जिसकी वजह से वाई गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है तथा इसकी वजह से बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के लक्षण प्रकट होते हैं। इससे ग्रसित बालक समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसकी खोज सन 1961 में पैट्रिशिया जैकब द्वारा की गई। एडवर्ड सिंड्रोम, यह 18वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है जिसमें 18वें गुणसूत्र पर एक परत अधिक होती है। इस कारण इसे ट्राइसोमी 18 के नाम से भी जाना जाता है तथा इसके कारण बालक बालिकाओं में शारीरिक विकलांगता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी खोज जॉन हिल्टन एडवर्ड द्वारा की गई। पटाव सिंड्रोम, यह 13वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। इसमें 13वें गुणसूत्र पर एक परत अधिक होती है। इस कारण इसे ट्राइसोमी 13 के नाम से जाना जाता है। इसके कारण बालक बालिकाओं के ऊपर का होठ कटा फटा होता है। इसकी खोज जॉन प्लॉश पटाव द्वारा की गई। 5p डिलीशन सिंड्रोम, यह 5वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है जिसके कारण बच्चे रात में के समय में बिल्ली की आवाज़ में तेज तेज रोते हैं। इस कारण इसे क्राई टू कैट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जेरोम लियोनार्ड लेगुन द्वारा की गई। कॉर्पल सिंड्रोम, यह एक स्वप्राणित विकार है जिसके कारण कलाई और हथेली में तेज दर्द का अनुभव होता है। टिमोथी सिंड्रोम, यह एक स्वप्राणित विकार है जिसके कारण पूरे शरीर में तेज दर्द का अनुभव होता है। स्वप्राणित विकार यानी स्वतः उत्पन्न होता है। वातावरण से प्राप्त बीमारी जब वंशक्रम के माध्यम से संतानों में ट्रांसफर या स्थानांतरित हो तो उसे स्वप्राणित विकार कहते हैं। वंशक्रम के प्रमुख सिद्धांत, वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत लेमार्क, हैरिसन और मैकडूगल ने दिया। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया, डार्विन ने मछली पर प्रयोग किया और डार्विन ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिकल स्केच में लिखा कि शक्तिशाली ही अपने वंशक्रम का निर्धारण करते हैं क्योंकि शक्तिशाली की प्रकृति स्वयं रक्षा करती है। हैरिसन ने कीट पतंगों या तितलियों पर प्रयोग किया जो सफ़ेद रंग की थी, जिससे 50% साफ वातावरण में रखी जो सफ़ेद संतानें हुई और 50% गंदे वातावरण में रखी जिसकी काली या मटमैले रंग की संतानें उत्पन्न हुई। मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया जिसमें पहली बार चूहे ने 167 बार कोशिश की लेकिन बाहर नहीं आ पाया और 167वीं बार में बाहर आया। फिर से चूहे को वापस वही प्रयोग किया गया तो 27वीं बार में बाहर आया। फिर वापस यही प्रयोग किया गया तो पहली बार में ही चूहा बाहर आ गया। तो ये वातावरण से अर्जित गुण है जो उसने सीख लिया था, तो आगे चलकर उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और फर्स्ट बार में ही बाहर आ गया। डार्विन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित किया जा सकता है या वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतान पर पड़ता है। इसे सिद्ध करने हेतु
उपयुक्त प्रयोग किए गए थे जो डार्विन, लेमार्क, हैरिसन और मैकडूगल द्वारा किए गए थे। वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत बीजमैन ने दिया। बीजमैन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता या वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता। अतः बीजमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय चूहे की पूंछ को काटकर प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि उत्पन्न होने वाली संतानों की पुनः पूंछ विकसित थी। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता। बीजमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि जिस प्रकार महिलाएं नाक एवं कान में छेद करवाती हैं, परंतु उत्पन्न होने वाली संतान में के कान एवं नाक में छेद नहीं होते, इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण से अर्जित गुणों को संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रत्यागमन का सिद्धांत मेंडल ने दिया। इसे मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यागमन से आशय संतानों में माता पिता के से विपरीत लक्षणों का प्रकट होना ही प्रत्यागमन कहलाता है, जैसे लंबे के बोने और बोनों के लंबी संतानों का होना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि माता पिता में उपस्थित गुणसूत्र 1/2 के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 2 प्रकार के गुणसूत्र बताए। पहला जागृत सूत्र और दूसरा सुप्त सूत्र। जागृत सूत्र निषेचन की प्रक्रिया के दौरान अगर जागृत सूत्र सक्रिय हुए तो संतानें हूबहू माता पिता के समान पैदा होती हैं, जैसे लंबे के लंबी और बोने के बोनी संतानों का होना। सुप्त सूत्र जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया के दौरान अगर सुप्त सूत्र सक्रिय हुए तो संतानें माता पिता के विपरीत पूर्वजों के लक्षण के समान होती हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 2 प्रकार के प्रयोग किए। पहला छोटी व बड़ी मटर पर और दूसरा काले व सफ़ेद चूहों पर, और निष्कर्ष निकाला कि प्रथम पीढ़ी के लक्षण द्वितीय पीढ़ी में प्रकट न होकर तृतीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जिसका आनुवांशिक अनुपात 3:1 होता है, और आनुवांशिकता की प्रथम इकाई जीन है। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि जिस बीज कोश से सजीवों की उत्पत्ति होती है, वह बीज कोश कभी समाप्त या नष्ट नहीं होता। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अंडाणु एवं शुक्राणु के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बीजमैन ने गर्भावस्था में 2 प्रकार के कोश बताए। पहला दैहिक कोश और दूसरा लैंगिक कोश। दैहिक कोश से शरीर का निर्माण होता है, लैंगिक कोश से लिंग का निर्धारण होता है। उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने के अनुसार जिस उत्पाद सूत्र से सजीवों की उत्पत्ति होती है, वह उत्पाद सूत्र कभी समाप्त या नष्ट नहीं होता। वह पीढ़ी दर पीढ़ी 50:50 के रूप में संतानों में स्थानांतरित होता रहता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। इसे सांख्यिकी सिद्धांत भी कहते हैं। गाल्टन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय श्रेणी विधि का प्रयोग किया, जो सदैव घटते क्रम को प्रकट करती है। वंशक्रम की समानता का सिद्धांत सोरेनसन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि प्रत्येक सजीव अपने माता पिता एवं पूर्वजों की समान ही जीव उत्पन्न करता है। जैसे मानवों से मानव, पशु से पशु, पक्षी से पक्षी का जन्म होता है। वंशक्रम एवं वातावरण। वंशक्रम का बाल विकास पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव थॉर्नडाइक ने अध्ययन किया। शारीरिक संरचना पर प्रभाव कार्ल पियर्सन ने प्रयोग किया। प्रजातीय श्रेष्ठता पर प्रभाव के लिए क्लीनबर्ग ने अध्ययन किया था। व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव आरबी केटल,
सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव डॉक्टर विंशेप, चरित्र पर प्रभाव डगडेल, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव यानी इनकी बुद्धि या मानसिकता पर प्रभाव, इसके लिए गाल्टन या गोडार्ड ने प्रयोग किया। पर्यावरण या वातावरण, वायुमंडल में उपस्थित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का वह संगठन जो मानव जीवन पर अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता हो, पर्यावरण या वातावरण है। रच के अनुसार मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शक्ति वातावरण है। बोरिंग या वेल्ड या लेग फील्ड के अनुसार वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिन्हें व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक प्राप्त करता है। रोज के अनुसार वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हम पर अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। वुडवर्थ के अनुसार बालक बालिकाओं को जन्म से वृद्धावस्था तक प्रभावित करने वाला प्रत्येक कारक वातावरण है। वातावरण को पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर हुई। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ, अर्थात जिसने हमें चारों ओर से ढका हुआ हो पर्यावरण कहलाता है। एनास्ट्री के अनुसार वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला कारक ही वातावरण है। वातावरण के प्रकार, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण तंत्रिका तंत्र, वंशक्रम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, माता का स्वास्थ्य, रक्त कणिकाओं की संख्या आदि। बाह्य वातावरण भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, धार्मिक वातावरण और राजनैतिक वातावरण आदि। वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव के लिए अध्ययन किया या सिद्ध किया। शारीरिक संरचना पर प्रभाव के लिए फ्रेंच व बोंज महोदय ने। बुद्धि पर प्रभाव कैंडोल, चरित्र पर प्रभाव कूले महोदय जिन्होंने 79 यूरोपीय साहित्यकारों पर प्रयोग किया। मानसिकता पर प्रभाव जॉर्डन महोदय ने नदी के किनारे व जंगल में रहने वाले लोगों पर अध्ययन किया। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव न्यूमैन और फ्रीमैन ने किया। अनाथ बच्चों पर प्रभाव के लिए अध्ययन किया वुडवर्थ ने। प्रकृति पोषण विवाद, मनोवैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिकों के मध्य आज भी इस बात पर मतभेद है कि बाल विकास पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों में से सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। अतः इसी मतभेद को प्रकृति पोषण विवाद के नाम से जाना जाता है। प्रकृति से आशय वंशक्रम एवं वातावरण से आशय एवं पोषण से आशय वातावरण से माना जाता है। वंशक्रम व वातावरण का सापेक्षिक महत्व, वुडवर्थ के अनुसार बाल विकास वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है, योगफल नहीं। वुडवर्थ ने 3 परिभाषाएं दी जिसे दूसरी हैं। अगर बीज किसी पौधे का वंशक्रम है तो वातावरण उसका पोषण। वुडवर्थ की तीसरी परिभाषा है, यह पूछना ही व्यर्थ है कि बाल विकास के लिए वंशक्रम एवं वातावरण दोनों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन, क्योंकि दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं। अब्रासन के अनुसार मनुष्य क्या कर सकता है इसका निश्चय वंशक्रम व मनुष्य क्या करता है इसका निश्चय वातावरण करता है। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार जीवन की हर घटना दोनों का परिणाम है और उस एक परिणाम के लिए जितना एक जरूरी है उतना ही दूसरा। मोर्श एवं विगोरक्स के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशक्रम एवं वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अतः दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी विकास संभव नहीं हो सकता। अतः मनोवैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध करने हेतु अपने उपयुक्त विचार प्रकट किए। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हाउ वी थिंक नामक पुस्तक वर्दाइमर एवं जेरोम ब्रूनर की है। क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी, बालक न तो आनुवंशिकता से पैदा होता है न ही पर्यावरण से, क्योंकि वह तो जैविक दाय यानी समजात गुणसूत्र एवं सामाजिक दाय यानी विषमजात गुणसूत्र का उत्पाद है। अभिवृद्धि एवं विकास, माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु के मिलने पर निषेचन की प्रक्रिया से व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है। अभिवृद्धि, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका
मापन संभव हो अभिवृद्धि कहलाती हैं। जैसे लंबाई, आयतन, आकार, वजन आदि का बढ़ना अभिवृद्धि के सूचक कहलाते हैं। अभिवृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है जो किशोरावस्था से विकास में शामिल हो जाती है, क्योंकि अभिवृद्धि का मुख्य संबंध शारीरिक विकास से माना जाता है। अभिवृद्धि एक मात्रात्मक या परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन संभव है। अभिवृद्धि पर वंशक्रम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। अभिवृद्धि की प्रमुख परिभाषाएं। जॉन डेवी के अनुसार अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता। जैसे आलू ही रहता है, तरबूज नहीं बनाया जा सकता। फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। सोरेनसन के अनुसार बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो अभिवृद्धि कहलाती है। हरलॉक के अनुसार लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आयतन आकार का बढ़ना, पैर की हड्डी का बड़ा होना अभिवृद्धि है, लेकिन इसका संयुक्त रूप विकास कहलाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे 450 सब्सक्राइबर थे, तभी हमने कहा था कि जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सब्जेक्ट भी और ऐड करते जाएंगे। तो अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 500 प्लस हो गए हैं। तो अब हम एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो सप्ताह में 1 दिन रहने वाली है। हिस्ट्री के 4 दिन रहते हैं, उसकी जगह 3 दिन रहेंगे और 1 दिन एसएस जिसमें हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।